नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 के साथ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा विवाहिता के भाई बहनोई पर हुआ हमला। कार सवार ने बैरियर गिराने पर गार्ड को मारी टक्कर। महिला ने ससुरालियों पर दर्ज कराई एफआईआर। बहराइच में मरीजों के वार्ड में घूमता नजर आया आवारा सांड। मेडिकल कॉलेज के सुस्त रवैये से मरीजों की जान को सांडों से खतरा। पहले भी मेडिकल कॉलेज में घुस चुका है सांड। औरैया में दो आवारा सांड आपस में भिड़े। सांड की लड़ाई में बाल बाल बचे लोग। सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। कॉलोनी में आए दिन जानवरों के हमले से लोग घायल हो जाते हैं। लखनऊ में धर्मांतरण के दबाव में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बोरा सिलाई के कारखाने में काम करती थी युवती के पिता ने कहा, रफीक के डर से मेरी बेटी मुस्लिम लड़कियों की तरह घर से निकलती थी। फतेहपुर में टायर की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग को देख फैक्ट्री के अंदर चीख पुकार मच गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में ट्रक और इको में भिड़ंत हादसे में इको चालक की मौके पर ही मौत। सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी आग में झुलसने से 3 दर्जन से ज्यादा बकरियों की जान गई। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के दिकतन खेड़ा गांव की घटना। इंदौर में सड़क किनारे विशालकाय पेड़ में लगी भयंकर आग। रहस्यमय ढंग से लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना किरतपुर के बुढ़पुर इलाके का मामला। बरेली में कोल्ड स्टोर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना कैंट के नकटिया के हिम्मत कोल्ड स्टोर का मामला। मथुरा में कोहरे के चलते हाईवे पर भिड़े वाहन। करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कैंटर बस के साथ कई कार शामिल। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। मौके पर युवक की मौत की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। आदमपुर थाना क्षेत्र के ढवारसी उझारी जारी मार्ग का मामला। गाजियाबाद में दुकान में चोरी की वारदात नाकाम। चोरी की नाकामयाब पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। चोर वारदात को अंजाम देने की करते रहे कोशिश। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहा होटल सील। एलडीए की टीम ने सील किया पूरा होटल। संचालक समेत कई लोगों पर बवाल का आरोप। बस्ती में गैस कटर से एटीएम काट कर ले गए चोर। हाईवे किनारे गैस कटर से एटीएम काटते रहे चोर। पुलिस को नहीं लगी भनक। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पास अज्ञात शव मिलने से सनसनी। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की गई। औरैया में बुजुर्ग किसान की हत्या कर शव को मंदिर के कमरे में फेंका। किसान के शरीर पर नुकीले हथियार से किया गया वार। मृतक के परिजनों से पुलिस ने ली घटना की जानकारी। आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतहा कोतवाली क्षेत्र के सिलौली गांव का मामला। कानपुर देहात में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों को लूट की घटना के दौरान दबोचा गया। लोगों ने एक बदमाश को पकड़कर पिटाई की। हाथ में पिस्टल लेकर घटना को अंजाम देने आए थे बदमाश। बरेली के फरीदपुर में स्मशान भूमि पर रहने वाले बाबा ओघरनाथ की गला रेत कर हत्या सनसनी। लोगों ने पुलिस को दी हत्या की सूचना। डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। बस्ती में 2 बहनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में दिया सांकेतिक धरना। दोनों बहनों का पिता पर आरोप। पिता दोनों बेटियों के साथ करता था मारपीट। दोनों बेटियों को घर से निकाला। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से नगर पालिका में तैनात सफाई कर्मचारी की मौत। साथी की मौत से सफाई कर्मचारियों में आक्रोश। नोएडा में युवती से गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद युवती का मोबाइल छीनकर हुआ था फरार। 21 जुलाई को दिया था वारदात को अंजाम। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने जोशीमठ के लिए रवाना की राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और उपयोगी सामग्री रवाना। कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर से पतंजलि के ट्रकों को हरी झंडी दिखाई गई। बगुड़ा नगर में आई दरारों से दहशत में लोग। करीब 50 भवनों में आई है जमीन धंसने की दरारें। पीड़ितों ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन। जोशीमठ में हेलीकॉप्टर हॉलीडे मनाने जा रहे भाजपा नेता और मंत्री। उनके पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ मामले पर दिया बयान। कहा, घरों में आई दरारों को लेकर मचा है हाहाकार। सारा जोशीमठ धंसता जा रहा है, जल्द कदम उठाए सरकार। जोशीमठ आपदा पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए योग गुरु बाबा रामदेव। कनखल के दिव्य योग मंदिर से राहत सामग्री से भरे 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए रवाना किया। लखनऊ में लोकल इन्वेस्टर के लिए निवेशक सम्मेलन का आयोजन। निवेशकों को सरकार दे रही नीतियों की जानकारी। 4 स्टेशन में निवेशकों के साथ मंथन। मुजफ्फरनगर में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, बहुजन समाज की एक ही पार्टी है, बसपा और नेता एक ही है, मायावती। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा की होगी शुरुआत। 3 मार्च को 10वीं और 4 मार्च को 12वीं की परीक्षा खत्म। परीक्षा कार्यक्रम की पूरी लिस्ट जारी।
गंगा में दुनिया के सबसे बड़ी दूरी तय करने वाले गंगा विलास क्रूज के परिचालन की हो रही है शुरुआत। ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की हरकतों ने कराई यात्रा की फजीहत। राहुल गांधी को मौन धारण करके यात्रा करनी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने की आंदोलन की घोषणा। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। 28 जनवरी की रात से शुरू होगा आंदोलन। मदरसों में गैर मुस्लिमों की पढ़ाई को लेकर बोले अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन। मदरसों में दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ सकते हैं। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने की बात गलत। शामली में गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने रालोद विधायक को सौंपा पत्र। हजारों किसानों ने विधायक के माध्यम से सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। जल्द गन्ना भुगतान कराने की उठाई मांग। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का विवादित बयान। कहा, सोनिया गांधी विदेशी, उनमें अंग्रेजियत भरी है, उनको शासन नहीं करने दे सकती। पौड़ी में सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में युवाओं को रोजगार भर्ती के लिए आमंत्रित किया गया। विभाग को विभिन्न कंपनियों से करीब 500 से अधिक रिक्तियां प्राप्त हुई थी। गुवाहाटी में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को दिया 374 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की खराब शुरुआत। मैच में भारत की तरफ से विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक। विराट ने खेली 113 रनों की पारी। रोहित ने 83 और शुभमन गिल ने बनाए 70 रन। आगरा में आवारा कुत्ते ने 9 साल के मासूम को बनाया शिकार। कुत्ते के हमले से बुरी तरह जख्मी बच्चे को इमरजेंसी में ले जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई गई। डॉक्टर ने एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया। आगरा कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना प्रदर्शन। इनर रोड और लैंड पार्सल की भूमि को मुक्त करने की किसान कर रहे मांग। किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मऊ में रसोइयों ने कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। 6 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल। न्यूनतम वेतन तय करने की भी मांग शामिल। काशी मठ के हरिद्वार पीठ ने रामलला को 167 किलो 400 ग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना समर्पित किया। गर्भगृह के दरवाजे और खिड़कियों में लगी चांदी, जबकि सोने का इस्तेमाल रामलला के आभूषणों के लिए किया जाएगा। मऊ में बैरियर पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड हुए बेहोश। ठंड में बेहोश हुए होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में टीम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों में रुके लोगों से बातचीत की। रैन बसेरों में व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों को बांटे कंबल। औरैया में कोहरे की चादर में फिर लिपटा हाईवे। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हाईवे पर दौड़ रहे वाहन लाइटों को ले रहे सहारा। लगातार ठंड पड़ने से लोग बेहाल। बाधा में ठंड और कोहरे का सितम जारी। शीतलहर से लोग घरों पर रहने को मजबूर। ठंड के चलते सड़कों पर सन्नाटा। लोग अलाव का ले रहे सहारा। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने लिया फैसला। डीएम के आदेश के बाद 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था। 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 14 तारीख तक की गई रद्द। श्रावस्ती में कोहरे ने लगाया स्पीड पर ब्रेक। शीतलहर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। मसूरी के लंढौर क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जमीन धंसने वाली जगह का किया निरीक्षण। अधिकारियों को जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने के दिए निर्देश। भैंसा बुग्गी पर सवार होकर इकबालपुर चीनी मिल पहुंचे हरीश रावत चीनी मिल में धरने पर बैठे। चीनी मिल पर करीब 125 करोड़ किसानों का बकाया। उत्तरकाशी में सड़कों की सुधारीकरण की मांग को लेकर चल रहा धरना खत्म। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। पिथौरागढ़ में दूर होगी सीवर और पानी सप्लाई की समस्या। सीवर सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए 860 करोड़ की डीपीआर तैयार। अधिकारियों का दावा, जून से शुरू कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई सिस्टम का काम। विकास नगर में वन विभाग ने पकड़ी देवदार की लकड़ी। वाहन चालक फरार। विभाग ने वाहनों को कब्जे में लिया। वाहन मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अल्मोड़ा में कई दिनों से झुलस रहे जंगल। आग की घटना से वन संपदा को भारी नुकसान। आग की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग के पास नहीं दिखाई दे रहे ठोस इंतजाम। रुड़की में खेत में युवक की गोली मारकर हत्या। गन्ना छीलने के लिए खेत पर गया था युवक। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी महासचिवों ने शिरकत की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने बताया टी शर्ट पहनने का राज। कहा, एमपी पहुंचने पर फैसला किया। जब तक कांपेंगे नहीं तब तक टी शर्ट ही पहनेंगे। ट्वीट कर कहा, इस टी शर्ट से बस इतना इजहार कर रहा हूं, थोड़ा दर्द आपसे उधार ले रहा हूं। हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बताते हुए बोला हमला। कहा, 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं, शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के अरबती भी कौरवों के साथ खड़े। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल को हिंदुत्व, तपस्वी और पुजारी का अर्थ ही नहीं पता। कुछ दिनों टी शर्ट पहन ठंड झेलने वाले अपने को तपस्वी समझने लगे। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर अब सहयोगी भी बोल रहे हमला। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा, अब तक कितना समाधान हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल बिहार की हालत खराब है। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ली चुटकी। कहा, लालू यादव के इशारे पर सब कुछ हो रहा है ताकि नीतीश पर दबाव बनाया जा सके। पंजाब के संगरूर में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी। गंभीर हालत में एक मजदूर अस्पताल में भर्ती। बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम। डीएम ने नौका दौड़ को दिखाई हरी झंडी। 19 प्रतिभागी हुए शामिल। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सैकड़ों दर्शक रहे मौजूद।
दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन उत्तर भारत में कई इलाकों में कोहरे की विजिबिलिटी 0 रह सकती है। ओडिशा में भी जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंचा। कहीं सिमिलीगुड़ा में तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया। हिमाचल में मनाली में भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर जमी। तापमान में भी लगातार गिरावट जारी। जम्मू में बढ़ता जा रहा है शीतलहर का प्रकोप। ठंड से ठिठुर रहे लोग। ऐसे में प्रशासन ने लिया एक्शन। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई। दिल्ली में कोहरे के साथ खराब हवा की भी मार। लगातार गिर रही है हवा की क्वालिटी। 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल और 4 पहिया वाहनों पर रोक। और सत्याग्रह 70 की बात, चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया है। कन्नौज में सिद्धपीठ फूलमती मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को किसी पर हमला करने के लिए शिखंडियों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का इशारा डिंपल यादव पर ट्विटर पर अभद्र ट्वीट करने वाली भाजपा नेता ऋचा राजपूत की ओर था, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। अखिलेश यादव ने ऋचा राजपूत की अभद्र टिप्पणियों पर शिवपाल यादव के शिवपाल वाले बयान का भी समर्थन किया। साथ ही कहा कि भाजपा को इस मंदिर में आकर तय करना चाहिए कि आगे इसी तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं होंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव का ये बयान तब आया है जब अभद्र टिप्पणी के मामले में सपा मीडिया सेल के हेड मनीष अग्रवाल जमानत पर रिहा हो चुके हैं और भाजपा की ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने 2024 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। साथ ही भाजपा सरकार पर लूटने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कन्नौज को सपा का गढ़ करार दिया। कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिंपल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है। अखिलेश यादव का संकेत साफ है कि 2024 में सपा की कोशिश कन्नौज सीट को दोबारा हासिल करने की होगी। अखिलेश यादव ने खुद 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन इनको लाखों से हराना है। प्रतीक्षा हो रही है आपकी? मैं आना चाहता हूं और पार्टी जैसा फैसला लेगी वो तय करूंगा। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। विकास के दावे और विकास कार्यों पर सवाल किया। खनन के नाम पर लूट का आरोप लगाया। लेकिन 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ने का अखिलेश यादव का संकेत। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक को चुप गए। कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रहे, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे। कन्नौज उनको आना ही चाहिए, वो देर से क्यों आ रहे हैं, ये सवाल जरूर उनसे बनता है। मैनपुरी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद अखिलेश यादव ने कई बार कन्नौज का दौरा किया है, जिसे 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सोनिया गांधी पर विवादित बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने दिनेश प्रताप सिंह को उनके पुराने दिनों की याद दिला दी। आराधना मिश्रा ने कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तब सोनिया गांधी उनको विदेशी नजर नहीं आई। उनका इस तरह का बयान काफी शर्मनाक है। इसके लिए दिनेश प्रताप को माफी मांगनी चाहिए। ये वही सोनिया गांधी हैं जिनके साथ लगभग कई वर्षों तक उन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को बनाया है। जब वो और उनके परिवार के लोगों को वहाँ लाभ दिख रहा था, तब सोनिया जी विदेशी नहीं थी। दरअसल राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं और एक के बाद एक गोला दाग रहे हैं। पहले सोनिया गांधी को आखिरी विदेशी बताया और फिर से विश्व हिंदी दिवस के मौके पर सोनिया गांधी को विदेशी बताया और कहा कि वो हिंदी नहीं बोल सकती, उनमें अंग्रेजियत भरी है। सोनिया गांधी अंग्रेज हैं। मैंने उनके भीतर देखा है आज भी अंग्रेजियत पूरी तरह से हावी है। हिंदी इतने दिनों के बाद भी वो बोल नहीं सकती हैं। हिंदी में वो कुछ लिख नहीं सकती हैं। फिलहाल यूपी सरकार में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगातार विवादित बयान देकर राजनीति को गरमा दिया है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधने के लिए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर अब सियासत आकार लेने लगी। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। बता दें कि बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली की दरों में 15.85% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।
घरेलू बिजली की दरों में 18 से 23% वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। उद्योग क्षेत्र के लिए 16%, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए 10 से 12% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव के खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी मोर्चा खोल दिया है। बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दाखिल किया, निश्चित तौर पर असंवैधानिक प्रस्ताव है। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के मुताबिक बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 25,133 करोड़ रुपए सरप्लस है। ऐसे में बिजली कंपनियों को बिजली की दरों में 35% की कमी करनी चाहिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के बाद सरकार देशी निवेशकों को भी आमंत्रित कर रही है और इसी कड़ी में लखनऊ में एक दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ और इस दौरान लखनऊ में 50,000 करोड़ के निवेश पर मुहर भी लग गई है। इस एक दिवसीय इन्वेस्टर समिट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के उद्योगपतियों और इससे जुड़ी संस्थाओं के साथ अलग चर्चा हुई। निवेशकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें लखनऊ में इंडस्ट्री लगाने से जुड़ी जानकारियां दी गई। कि अगर किसी को लखनऊ में कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई नया प्रोजेक्ट लाना है, तो उसके लिए जो उसे अनुमति चाहिए वो जानकारी यहाँ मिलेगी। उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर ली जा सकती है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की बात करें यानी PWD की, तो आप देखिए उनके स्क्रीन पर लगातार जानकारियाँ जो हैं वो चल भी रही हैं कि लोग जाएँ और विस्तृत जानकारी ले सकें। हालांकि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को सफल बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही निर्देशित कर चुके हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर ही जनपदीय इन्वेस्टर समिट होंगे, जिसका नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ को बचाने के लिए असुरक्षित घरों और होटलों को ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन ने होटलों को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। जोशीमठ में असुरक्षित घरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीबीआरआई टीम ने असुरक्षित घरों और होटलों को मार्क कर दिया है, जिन्हें गिराने का काम शुरू हो गया है। ये पुलिस वाले मार रहे हैं हमको, धमका रहे हैं हमको, बिना मेरी प्रॉपर्टी के मुआवजा डिसाइड किए हुए ये हमको दबा रहे, धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, ये गोली उड़ाने की। तो क्या चाहते धारा 144 लगाने की धमकी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ जब तक हमारे सारे प्रभावित लोगों का मुआवजा डिसाइड नहीं होगा। जोशीमठ में नुकसान काफी हो चुका है। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि जोशीमठ को बचाने के लिए इन मकानों को गिराना जरूरी है। जोशीमठ में अब तक 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जबकि 81 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। कुदरती आपदा में 35,000 लोग प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में भी घरों में दरारें आ चुकी हैं। बहुगुना नगर में लोग दहशत में हैं, वहीं कुछ परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। जोशीमठ को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। भाजपा लोगों की मदद का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। घरों में आई दरार के बाद लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। जोशीमठ में केंद्र की टीम डेरा डाले हुए है। हालात का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र को राहत पैकेज के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। हमको भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है कि हर तरीके से सहायता करेंगे। वहीं जोशीमठ संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। घर छोड़ देंगे आदमी का और मुआवजा नहीं बता रहे, और कहाँ उनको बसाया जाएगा वो नहीं बता रहे। लोगों से कह रहे हैं घर खाली करो, अरे खाली करो, एक एक होटल के कमरे में टिका दे रहे। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भी धामी सरकार के संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री जोशीमठ हॉलीडे मनाकर वापस आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, 1-2 घंटा लोगों के बीच में रह रहे हैं, उड़ के चले जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था, कम से कम 3 से 4 मंत्रियों को वहाँ कैंप करना चाहिए था और लोगों के बीच में रह के उनको हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी। सरकार और विपक्ष के लोग लगातार जोशीमठ में प्रभावितों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। बसपा दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम और ओबीसी मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। विश्वनाथ पाल कार्यकर्ताओं को 2024 में जीत का मंत्र दे रहे। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर दलित, मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ बनाने का संदेश दे रहे।
गुमराह करने की एक साजिश की गई थी, उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, संस्कार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का संदेश बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में बसपा की रणनीति क्या होगी। दरअसल बसपा पहले ही पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद, पूर्वांचल में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल कर मुस्लिम समाज को संदेश दे चुकी है और अब बसपा पिछड़ा समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल के चेहरे पर ओबीसी समाज को अपने साथ लाने की राह पर निकली है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख तय हो गई है। एग्जाम 4 मार्च तक होंगे। यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इस साल परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हिंदी के पेपर के साथ शुरू होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगी। स्टूडेंट्स को एग्जाम शुरू होने से पहले पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा में इस बार 31,16,458 विद्यार्थी शामिल होंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा में 27,50,871 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। नकल को रोकने के लिए भी यूपी बोर्ड ने बड़ा कदम इस बार उठाया है। पहली बार कॉपियों के हर पेज पर बारकोड व्यवस्था लागू होगी। 3.5 करोड़ कॉपियों में पहली बार बारकोड होगा। साथ ही एग्जाम के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग होगी। यूपी बोर्ड ने इस बार 8,752 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जबकि पिछले साल 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दरअसल बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड में 1760 आपत्तियां आई थी, जिनमें 140 आपत्तियां सेंटर ने दूर कर ली। लेकिन जिन पर गौर करते हुए इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। हापुड़ में 6 साल के बच्चे ने जिंदगी की जंग जीत ली। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। 4 से 5 घंटे तक हापुड़ के मोहल्ला फूलगढ़ी में लोगों की सांसें थमी रही। करीब सुबह 11:30 बजे 6 साल का माविया खेलते खेलते नगर पालिका के बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 4 से 5 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता मिली। देखिए, बच्चे को एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है और बच्चा फिलहाल उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी वो ठीक है और उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होगा वो दिया जा रहा है। मामला थाना देहात इलाके के मोहल्ला कोटला सादात का है। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले नगर पालिका का एक ट्यूबवेल बंद कर दिया गया था। अचानक बच्चा उसमें गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे की स्थिति को देखने के लिए बोरवेल में कैमरा डाला। स्क्रीन के जरिए बच्चे को देखा। इसके बाद रस्सी से बांधकर बच्चे को दूध और पानी दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद जब बच्चे को बाहर निकाला तो लोगों में खुशी का माहौल था। बच्चे को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर बच्चे का इलाज होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब जल्द टैक्स वसूला जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। अप्रैल महीने से टैक्स लेने की तैयारी है। यूपीडा अधिकारी अरविंद कुमार ने रविवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। दरअसल जुलाई में ही यूपीडा ने तय किया था शुरुआत के 3 महीने के लिए ट्रायल पर टोल टैक्स वसूलने का ठेका दिया जाएगा, लेकिन अब यूपीडा ने ये फैसला बदल दिया है। अब टोल वसूली के लिए फाइनल टेंडर निकाले जाएंगे। मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और अप्रैल में टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही टोल वसूली की प्रस्तावित दरें भी जारी की गई। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर गाड़ी के लिए 610 रुपए प्रस्तावित है। हल्के कमर्शियल, हल्के माल वाहन या मिनी बस के लिए 965 रुपए प्रस्तावित है। बस या ट्रक के लिए 1935 रुपए वसूले जा सकते हैं। भारी निर्माण कार्य मशीन और 3 से 6 एक्सल वाहन के लिए 2965 रुपए प्रस्तावित है, जबकि 7 या उससे अधिक वाहनों को लादने पर 3795 रुपए वसूले जा सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे बांदा, हमीरपुर, जालौन और औरैया जिलों से गुजरते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिलता है। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। सोमवार को राहुल गांधी ने संघ की तुलना कौरवों से की, जिस पर अब कांग्रेस और भाजपा में ठन गई है। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। सोमवार को कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से निशाना साधा। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस की तुलना कौरवों से की थी। नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाए थे। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते, कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा आक्रामक है और राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठा रही है।
राहुल गांधी को हमारी हिंदू संस्कृति की समझ ही नहीं है, तो वो यही कारण है कि वो अनाप शनाप बातें कभी कभी बोल जाते हैं। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रही है। कुल मिलाकर कहें तो 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी महाभारत छिड़ गई है। चर्चा होगी भारत जोड़ो यात्रा की, तो उनकी भी चर्चा होगी जिन्होंने भारत तोड़ा है या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या तोड़ने में लगे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? असत्य की राह पे चलने वाला, अधर्म की राह पे चलने वाला। बिहार की राजधानी पटना में सरकार की नाक तले 25 लाख की अवैध शराब बरामद की गई, जिसके बाद सरकार की पूर्ण शराबबंदी के दावों की पोल खुल गई। अब शराबबंदी के दावों की पोल खोल रहा पेटियों से भरा ये वही कंटेनर है जिसमें से अंग्रेजी शराब के 285 कार्टून बरामद हुए हैं। दरअसल मामला पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र का है, जहां खिरोदपुर गंगा घाट पर अवैध विदेशी शराब नाव पर लादी जा रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी कर कंटेनर को जब्त कर लिया। ये करीब 25 लाख के करीब के शराब बरामद हुआ है जी। इसके मतलब वाहन स्वामी और ये किसका माल है उसका मतलब पता लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में शराब तस्करी का खेल काफी समय से चल रहा है। पहले कंटेनर जैसे बड़े वाहनों से रात के समय अवैध शराब के तस्करों का खेल होता था, फिर एक जगह इकट्ठे होकर छोटे छोटे वाहनों से शहरों में सप्लाई होती थी। शराब एक जगह स्टॉक करके और छोटे छोटे वाहनों से शायद शहरों में ले जाया जाता। ऐसे जितना भी शराब पकड़ा है वो चंडीगढ़ का फोर सेल इन चंडीगढ़ है। बहरहाल सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी का कानून लागू है, बावजूद इसके सूबे में शराब तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।